Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are median and mode, graphical method for finding out median and mode. So moving on to our very first slide. तो देखिए आफ्टर कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ मीन, सबसे पहले अब हम मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए मीन के जैसे ही मीडियन और मोड भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि हमको एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके. बट मीडियन को पोजिशनल एवरेज क्यों बोला जाता है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो देखिए एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, यहाँ पे 7 नंबर्स दे रखे हैं. मीडियन निकालने के लिए डाटा का ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है. आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा या डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हैं. तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2, देन 3, 2, 3, देन 4 2 टाइम्स आया है तो 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, देन 8, देन 23 एंड 67. ये इन सातों नंबर्स को हमने जो है अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में. अब देखिए बिफोर मूविंग ऑन टू फॉर्मूलाज ये समझते हैं मीडियन है क्या. मीडियन इज जस्ट द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट. जो बीच का नंबर होता है, जो मिड वैल्यू होती है, वो मीडियन होता है. सो देखिए 7 टर्म्स है, 3 इधर के 3 इधर के, ये जो बीच वाला टर्म हुआ ये जो है मीडियन कहलाता है. सो 4 इज द मीडियन, और इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. द मिडिल नंबर ऑफ द डाटा सेट इज नोन एज मीडियन. सो नंबर्स की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाली जा रही है, इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं. एक तरीके से देखा जाए तो ये डाटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. कुछ वैल्यूज इस नंबर से नीचे होती है, कुछ वैल्यूज इस नंबर से ऊपर होती हैं. अब बात करते हैं फॉर्मूला की. तो देखिए फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि ये जो डाटा सेट दे रखा है इसमें टोटल ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं. टोटल नंबर्स कितने हैं, तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमने लगाया टोटल 7 नंबर्स थे. सो 7 मीन्स ऑड. सो ये ऑड नंबर वाला केस था. तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन. सो 7+1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. सो 4th ऑब्जर्वेशन, 4 मीडियन नहीं है, 4th ऑब्जर्वेशन. तो ये जो डाटा सेट जो हमने सीक्वेंस में अरेंज किया था इसमें हमें काउंट करना है 4th नंबर. सो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, दिस इज 4th नंबर. सो ये कोइंसिडेंस है कि 4th नंबर भी 4 ही है. सो 4 इज द मीडियन. याद रखना n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन. डायरेक्टली n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके आपको मीडियन नहीं मिल रहा है, आपको नंबर का पता चल रहा है कि इतना वाला, इतनी पोजीशन वाला नंबर जो है डाटा सेट में वो मीडियन होगा. फिर देखिए अगर इवन नंबर का केस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11, 22, 33, 55, 66, 99. ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और टोटल 6 नंबर्स हैं, तो ये इवन नंबर्स का केस है. इसके लिए मीडियन की वैल्यू क्या होगी, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. सो n/2 मीन 6/2, 6/2 यानी कि 3, थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म. फिर है n/2 प्लस 1, 6/2 दैट इज 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, फोर्थ टर्म. सो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2. सो 2 टर्म्स हैं और उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उन दोनों टर्म्स का क्या ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं. तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो थर्ड टर्म ये हुआ 33, फोर्थ टर्म 55. सो 33 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 44 इज द मीडियन. तो एक तरीके से हमने थर्ड और फोर्थ टर्म का क्या लिया है, मीन लिया है. भाई 2 टर्म्स हैं और टोटल नंबर कितने हुए, 2 हुए, तो 2 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 किया है. ठीक है, तो एक तरीके से इन दोनों का मीन लिया है. तो हम यहाँ पर लिख सकते थे इज इक्वल टू मीन ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. ये जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी, ये जो नंबर्स होंगे, एक तरीके से इनका मीन निकालना है. सो इस तरीके से इवन नंबर्स के लिए जो है हम निकाल सकते हैं मीडियन की वैल्यू. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे. सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में x वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6,
then 6 plus 5 11, 11 plus 13 24, 24 plus 2 26, 26 plus 8 34 and 34 plus 10 44. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना मैं बेसिक्स में सिखा चुकी हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट अगेन. अब देखिए टोटल कितना हुआ फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी का टोटल है 44. ठीक है, सो 44 इज व्हाट, 44 इज इवन नंबर. सो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा सबसे पहली बात तो. सो हाफ यानी कि 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म कह लीजिए प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म. वही हमारा जो फॉर्मूला था वही सिंपली कॉपी किया गया है. सो n/2 मीन्स 44/2. सो 44/2 22nd टर्म, 44/2 प्लस 1 दैट इज 22 प्लस 1 23rd टर्म. इन दोनों का जो भी वैल्यूज है 22nd टर्म की और 23rd टर्म की, इन दोनों वैल्यूज का मीन लेना है यानी कि 2 से डिवाइड करना है. अब कैसे फाइंड आउट करें कि 22nd टर्म की क्या वैल्यू है, 23rd टर्म की क्या वैल्यू है. ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, ना कि फ्रीक्वेंसी. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है. और अब आप जो है समझिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ये तो वेरिएबल्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी हमें बता रही है कि ये वेरिएबल कितनी बार आया है. 3 वेरिएबल 6 टाइम्स आया है, 6 वेरिएबल 5 टाइम्स आया है, 7 वेरिएबल 13 टाइम्स आया है. और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें मीडियन निकालना है, सो डाटा हैज़ टू बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में देखो 3 6 7 10 12 15 असेंडिंग ऑर्डर में है. अब जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 जो है वो 6 टाइम्स आया है, तो यानी कि फर्स्ट 6 नंबर्स जो हैं वो क्या है, 3 हैं. इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस चीज़ की. इसी चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो मैं कह सकती हूँ 3 नंबर जो है 6 टाइम्स आया है, तो इट वुड बी लाइक दिस 3 3 3 3 3 3 फर्स्ट 6 नंबर्स. फिर जो है उसके बाद डायरेक्ट 6 आया है नंबर, बीच में और कोई नंबर नहीं है, 4 5 नहीं आया, 6 आया. और 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है. सो 6 6 6 6 6 5 टाइम्स 6 हैज बीन रिपीटेड. ठीक है, तो यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 7th से लेके 11th नंबर तक, 7th से लेके 11th आइटम, सॉरी नॉट नंबर, 7th से लेके 11th आइटम क्या है, 6 नंबर है. काउंट करके अब देख लो, यहाँ तक 6 हो गए, फिर 7 8 9 10 11, 7th से लेके 11th आइटम तक क्या है, 6 नंबर है. तो ये देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि 6 यहाँ पे खत्म हुआ, 7th से लेके 11th आइटम 6 नंबर है. फिर 7 आया है, 7 कितनी बार आया है, 13 टाइम्स 7 आया है. सो 7 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 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स हो गया. तो 13 टाइम्स 7 आया है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 12th टर्म से लेकर 24th टर्म तक 7 नंबर है. चेक कर लो, यहाँ तक 11th टर्म आया था, ये 12th टर्म है. सो 12th टर्म 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21st 22nd 23rd 24th. सो 12th टर्म से लेके 24th टर्म तक, ठीक है, क्या नंबर है, 7 नंबर आया है. हमें कौन सा चाहिए, 22nd और 23rd नंबर. ठीक है, तो ये रहे 22nd और 23rd नंबर, ये 22nd ये 23rd नंबर, दोनों ही क्या है, 7. तो 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय दैट, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7. 7 हमारा मीडियन हो गया. ये मैंने आपको इस तरीके से लिख के क्यों दिखाया है, ताकि आपको समझ में आए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है. अब हर क्वेश्चन में ऐसे लिख के नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपको 22nd टर्म और 23rd टर्म की वैल्यू निकालनी है तो 22nd और 23rd डायरेक्टली तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा नहीं हुआ है, उससे बड़ा वाला रेंज देख लो, उससे बड़ी वैल्यू देख लो. तो 22 और 23rd से डायरेक्ट बड़ी वैल्यू क्या है, 24. ऐसा नहीं कि उससे और बड़ी देख लो, जस्ट बाद वाली जो आ रही हो. तो 22nd और 23rd, ठीक है, तो 22nd होता तो डायरेक्टली वो देखते, 23rd होता तो वो देखते, बट वो है नहीं, उसके जस्ट बाद का नंबर 24 दे रखा है. तो 24 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, उसके सामने जो x वेरिएबल लिखा हुआ है x, यानी कि 22nd और 23rd टर्म की वही वैल्यू होगी 7. एंड नॉट जस्ट 22nd एंड 23rd, 11 के खत्म होने के बाद 12वां नंबर,
12वें नंबर से लेके 24वें नंबर तक, 12th आइटम से लेके 24th आइटम तक सारे नंबर्स क्या है, 7 है। सो ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, करके बताया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑड नंबर वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज दे रखी है 15, 20, 22, 17, 30, 25। ये ऑर्डर में नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 15, तो सबसे पहले 15, उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी 6, देन वी हैव 17, देन वी हैव 20, देन 22, देन 25 एंड देन 30, और उनके आगे उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 39। ऑड नंबर का केस है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। सो 39 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। सो 39 + 1 दैट इज 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। सो हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ 20th टर्म। अब जो है 20th टर्म किस में लाए करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको देखना है। देखो सो 20 से जस्ट बड़ा क्या नंबर दे, 20 तो है नहीं, अगर 20 होता तो वो देखते, 20 तो है नहीं। सो 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू 23 दे रखी है, तो 23 के सामने क्या वैल्यू है, x की 22। सो ये 22 जो है वो हमारी वैल्यू निकल के आई है ऑफ द 20th टर्म, और इसका भी हमको क्या लेना है, इसका हमको हाफ लेना है। सो 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11 would be our median. Just a second. So n + 1 divided by what term? Sorry, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ये यहाँ पर 1/2 जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। इट इज सिंपली वैल्यू ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये 1/2 जो है नहीं लिखा जाएगा, ये खाली इवन नंबर वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें ये 1/2 लिखते हैं आता है, ये इसमें नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली ऑड नंबर वाले केस में डायरेक्टली होगा, बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया था। सो वैल्यू ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। सो 39 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20th टर्म। 20 है नहीं, 20 से जस्ट बड़ा 23 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में याद रखना हम चेक करेंगे। सो इसके सामने वाली x वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 22। So 22 would be our median. So I hope it is clear. Moving on to next question. अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हमको यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखे हैं। अब सबसे पहले कुछ बातें, मीडियन निकालने के लिए डाटा सबसे पहले तो ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर में नहीं था तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए है डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम नहीं चलेगा। क्यों, ये देखो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है 10 to 20, 20 to 30। जो एक का अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट वाले का लोअर क्लास लिमिट है, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन निकालते हैं। अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो 10 to 19, 20 to 29, तो ये इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ऐसे केस में डायरेक्टली मीडियन नहीं निकालते हैं, इंक्लूसिव वाली को पहले हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, तभी हम मीडियन निकाल सकते हैं। कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन कि हम इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली मीडियन नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज कवर नहीं हो रही है। आप देखो 10 to 19, 20 to 29, बीच में 19.1, 19.2, 19.5 ये वैल्यूज कहाँ हैं, ये वैल्यूज भी तो हो सकती हैं ना, तो ये वैल्यूज तो कवर हो ही नहीं रही हैं। इसीलिए इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डायरेक्टली मीडियन नहीं निकालते। अगर इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, तभी मीडियन निकाला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक एक क्लास इंटरवल में अकर कर रहे हैं। सबसे पहले अगेन सेम थिंग, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे।
फिर देखिए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। इसमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है ये आप क्लियरली समझे। सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं। सो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में बांटता है। सो 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। अब आपको देखना है 45 कहाँ लाई करेगा, तो याद रखना चेक हमेशा किससे करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे। सो 45 तो है नहीं, 45 से जस्ट बड़ा क्या है 47। तो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। दिस इज द मीडियन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीडियन क्लास का पता लगाया। n/2 से हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मीडियन क्लास का पता लगाते हैं। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो फॉर्मूला में सबसे पहले होता है L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 40। सो यहाँ आ गया 40 प्लस n/2 कितना आया था 45। सो 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ये जो मीडियन क्लास है ना, इससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा गया है फॉर्मूला में। सो -27 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की लेनी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 20। तो याद रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की और फ्रीक्वेंसी उसी सेम क्लास की मीडियन क्लास की लेनी है। सो डिवाइडेड बाय 20 into h. Now what is this h? h means height of the class interval या width of the class interval। 10 और 20 का गैप, 20 और 30 का गैप, सब गैप कितना है 10 है। हर एक क्लास इंटरवल के बीच का गैप विच इज 10। अच्छा दूसरी बात, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर h से मल्टीप्लाई करना है, फिर l को ऐड करना है। सो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले 45 माइनस 27 करेंगे, फिर 20 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है 40 उसमें ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 49। सो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ सेकेंड, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो 40 प्लस this is 45 minus 27 that is 18 divided by 20 into 10 भी होगा, वही मैं सोच रही थी something missing। so into 10 यहाँ पे लिखा नहीं गया है but it must be there। so into 10, ठीक है। so ये 0 0 जो है कैंसिल हो जाएगा। 18 divided by 2 would be 9। so 40 plus 9 it is 49। moving on to next slide। अब आपको एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, और उसका मीडियन बताया गया है कि 28.5 है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y जो है फ्रीक्वेंसीज है। तो सिंपली जो है हमें कुछ भी नहीं करना। अगर मीडियन 28.5 है तो ऑब्वियस सी बात है मीडियन क्लास ये वाली हुई 20 to 30। अगर 28.5 मीडियन है तो वो इसकी इसी रेंज में आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास हुई। टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का, वो दे रखा है 60। सो n/2 निकाल लो, दैट इज 60/2, वो कितना है 30 आ गया। मीडियन हमको दे रखा है, मीडियन क्लास हमने पता लगा ली उससे। फॉर्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। सो मीडियन दैट इज 28.5 इज इक्वल टू L, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 20 प्लस ब्रैकेट में n/2 दैट इज 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 5, अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखूँ, सो ये 5, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, फिर ये हो जाता 25 प्लस एक्स, इस तरीके से हो जाती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यानी कि 5 प्लस एक्स उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो -5 प्लस एक्स। सो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 30 माइनस 5 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो वही डायरेक्टली लिखा हुआ है 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास दैट इज 20।
so divided by 20 into height of the class interval that is 10. इसको सॉल्व करते हैं. 28.5 माइनस 20 इधर आ गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स. ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 बचा. ये इधर 28.5 माइनस 20 8.5 बचा. ये इधर डिनोमिनेटर में 2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ठीक है, तो इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स. सो 8.5 इंटू 2 दैट इज 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू आ गई 25 माइनस 17 दैट इज 8. और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वेरी इजी, पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 60 के बराबर है, तो 60 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5. सो 60 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. x की वैल्यू 8 आ गई तो x की वैल्यू 8 पुट कर दी. अब जो है ये हो जाएगा सम टोटल 5 प्लस 20 दैट इज 25 25 एंड 15 दैट इज 40, ठीक है, 40 प्लस 5 दैट इज 45 एंड प्लस 8 इज 53. सो y की वैल्यू हो गई 60 माइनस 53 दैट इज 7. इस तरीके के क्वेश्चंस आने तो नहीं चाहिए बिकॉज लेंदी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांस नहीं है, बट फिर भी इतना भी लेंदी नहीं है भाई. पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है हमको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही निकालनी है. सो इतना भी लेंदी नहीं है, देना चाहे तो दिया भी जा सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब मीडियन के हमने जो है सारे केसेस कर लिए, इंडिविजुअल, सीरीज, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. अब कुछ और शॉर्टकट या ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ, ये नंबर्स दे रखे हैं और फिर बोला जा रहा है इफ 13 इज रिप्लेस्ड बाय 31 देन फाइंड द न्यू मीडियन. तो सबसे पहले तो ये जो दे रखा है इसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं. 11 15 13 27 19 24 एंड 27 नंबर्स दे रखे हैं. सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. सो सबसे पहले 11 देन 13 देन 15 देन 19 देन 20 देन 24 एंड 27. तो फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है 7 नंबर है, बीच का नंबर है 19, सो 19 इज द मीडियन. अब ये कह रहे हैं अगर 13 को रिप्लेस किया जाए 31 से, यानी कि 13 को हटा दो और आगे 31 को ऐड कर दो, तो मीडियन कितना होगा. तो देखिए दोबारा से डाटा को अरेंज करते हैं. 11 13 को हटा दिया, फिर आया 15 19 20 24 27 जो भी लिखा हुआ था नॉर्मली हमारा सीरीज में, और लास्ट में 31 ऐड कर देना है. अब देखो बीच वाला नंबर जो है कौन सा आ रहा है, अब हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है 20. ये 3 नंबर इधर और ये 3 नंबर उधर, 3 नंबर हायर 3 नंबर लोअर. तो अब हमारा मीडियन जो है वो आ रहा है 4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 20. 20 इज द न्यू मीडियन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. So the next question is if a variable takes the discrete values, ये जो है वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यूज दे रखी है, मीडियन सिंपली फाइंड आउट करना है और बताया गया कि अल्फा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और सब में वैल्यूज ऐसी दे रखी है अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 7/2 इस तरीके से. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगेगा. किसी भी चीज़ में से इसको हमें अरेंज करना है बस असेंडिंग ऑर्डर में. किसी भी चीज़ में से आप जितनी ज़्यादा वैल्यू माइनस कर दोगे वो उतना लो वैल्यू आएगी. तो इसमें देखते हैं सब असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर पहले लेना होता है. तो ये देखो अल्फा में से सबसे ज़्यादा लेस कहाँ पे हो रहा है, ये अल्फा माइनस 7/2. तो 7/2 कितना होता है 3.5. सो अल्फा माइनस 7/2 दैट इज अल्फा माइनस 3.5, ये सबसे छोटा नंबर होगा. फिर आएगा ये अल्फा माइनस 3, फिर आएगा अल्फा माइनस 5/2, 5/2 इज 2.5, फिर आएगा अल्फा माइनस 2, फिर अल्फा माइनस 1/2. सो अल्फा माइनस 1/2, 1/2 इज सिंपली 0.5. फिर एडिशन का आ जाएगा अल्फा प्लस 1/2. सो 1/2 अगेन इज 0.5. सो अल्फा प्लस 0.5. फिर आ जाएगा सिंपली अल्फा प्लस 4 दिस एंड एट लास्ट अल्फा प्लस 5 दिस. सो इस तरीके से हमने इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ वेरी इजी भाई. पहले हम 0.5 ऐड कर रहे हैं, अल्फा तो वही कांस्टेंट रहेगा, उसमें जितना ज़्यादा ऐड होगा वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी. तो पहले 0.5 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ. और जब लेस की बात हो रही थी तो जितना ज़्यादा आप उसमें से माइनस कर दोगे नंबर उतना छोटा हो जाएगा.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 5, तो 5 में से अगर हम 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1.5, और यही अगर हम 5 में से 2.5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा नंबर 2.5 आएगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा माइनस करोगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा। सो सबसे पहले अल्फा माइनस 7/2 आया, पहले हमने 3.5 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5/2 यानी कि 2.5 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया। इस तरीके से हमने जो है इस लॉजिक के बेसिस पे इसको अरेंज किया है। फिर देखिए टोटल जो है ये कितने नंबर्स हैं, टोटल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 नंबर्स इन टोटल, 8 ही आई गेस, राइट। सो 8 नंबर से यानी कि इवन नंबर का केस है, ठीक है। इवन नंबर का केस है तो मीडियन क्या होगा 1/2, ठीक है। ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। सो n/2 यानी कि 8/2, 8/2 यानी कि 4th आइटम, और यहाँ पे n/2 यानी कि 8/2, 4 + 1 दैट इज 5th आइटम। सो 4th आइटम और 5th आइटम का मीन वैल्यू एक तरीके से लेनी है। सो यहाँ पे 4th आइटम है 1 2 3 4, अल्फा -2 इज द 4th आइटम एंड अल्फा -1/2 इज द 5th आइटम। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो ये अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा -2 एंड -1/2, एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा -5/2 एंड दिस होल हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रह गया, ठीक है। और ये -5 डिवाइडेड बाय 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2, या कह लीजिए इंटू 1/2, ये हो गया -5/4। सो अल्फा -5/4 ये जो है मीडियन निकल के आया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच हमको यूज करनी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.5, ठीक है। 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीडियन हमको ऑलरेडी दे रखा है, इट इज 20.5। अब ये कह रहे हैं इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4th ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनमें 2-2 नंबर ऐड किए गए हैं, तो न्यू सेट का मीडियन क्या होगा। अब आप देखो ये क्या कह रहे हैं 9 ऑब्जर्वेशन है, अगर 9 ऑब्जर्वेशन है सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देयर आर 9 ऑब्जर्वेशंस। तो जो 5th आइटम है, ठीक है, 5th आइटम जो है वो मीन होगा, सॉरी मीडियन होगा, नॉट मीन। सो 5th आइटम वुड बी द मीडियन। अब ये कह रहे हैं लार्जेस्ट 4 आइटम, सो जितनी लार्ज वैल्यू उतनी बाद में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो लार्जेस्ट 4 वैल्यू ये वाली होंगी ना जो मीडियन के बाद आ रही हैं 4 वैल्यूज, ये लार्जेस्ट 4 वैल्यू होंगी। अब इन लार्जेस्ट 4 वैल्यू में हर किसी में 2-2 ऐड किया गया है, तो अगर इनमें 2-2 ऐड भी हो जाएगा तो भी ये वैल्यूज जो है 5th आइटम के बाद आ रही थी, अभी भी ये 5th आइटम के बाद ही आएंगी। तो यानी कि क्या हमारे मीडियन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, हमारे मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 5th आइटम जो है वो ही हमारा मीडियन रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियन। Moving on to next slide. So now graphical method for finding out median. अब हम जो है graphical method के थ्रू median find out करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, continuous distribution है, number of sellers आपको दे रखे हैं, frequency। तो सबसे पहले हम cumulative frequency find out कर लेंगे less than टाइप वाली, less than more than 2 टाइप की मैंने आपको जो है बताई थी। So this is 12 plus 18 30, 30 plus 35 65 and so on. Cumulative frequency find out कर ली हमने। And less than का मतलब क्या है? Less than cumulative frequency का मतलब है less than the upper limit। 500 से नीचे कितनी वैल्यू है? 12। 1000 से नीचे कितनी वैल्यू होंगी? 1000 से नीचे जो 500 और 1000 के बीच में वैल्यूज आ रही है वो भी होंगी, और 0 to 500 के बीच में जो वैल्यूज आ रही है वो भी होंगी। So 18 plus 12 that is 30। ऐसे ही लेस देन 1500 क्या होगा? इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, दैट इज 65। सो लेस देन द अपर लिमिट। सो इससे जो है हम ओजाइव प्लॉट करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल प्लॉट कर लिए 500, 1000, 1500, 2000, इस तरीके से क्लास इंटरवल प्लॉट कर लिए हैं।
सो अब ये अपर लिमिट के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको प्लॉट करनी है. सो 500 पे 12, 500 पे 12, 1000 पे 30, सो 1000 पे 30, 1500 पे 65, 1500 पे 65, 2000 पे 107, ये 2000 पे 107. इस तरीके से हम जो है लेस देन ओजाइव बना लेंगे. फिर क्या करना है, n/2 की वैल्यू निकालेंगे. सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 230. सो 230 डिवाइडेड बाय 2 इज 115. अब जो है हमको क्या करना है, ये जो 115 हमारी निकल के आई है n/2, इसको जो है प्लॉट करेंगे हम y एक्सिस पे कि 115 कहाँ पर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे. उससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे अपने ओजाइव की ओर. वो जिस पॉइंट पे ओजाइव को टच करेगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम नीचे x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ये जिस वैल्यू को मीट करेगी वो वैल्यू हमारा मीडियन होगी. यानी कि इस केस में 2000 इज द मीडियन. इस तरीके से मीडियन की वैल्यू निकाली जा सकती है. बहुत आसान है. मैंने आपको ओजाइव बनाने सिखाए थे. ओजाइव दो प्रकार के बनते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव. आप चाहे तो लेस देन ओजाइव बनाए, चाहे तो मोर देन ओजाइव बनाए, दोनों से निकल आएगा, सेम तरीका रहेगा. सो लेस देन ओजाइव बनाओ या मोर देन ओजाइव बनाओ, उसके बाद n/2 वैल्यू निकालो. वो जो भी वैल्यू आती है उसको आप फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस पे प्लॉट कीजिए, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ओजाइव की ओर, और फिर जिस पॉइंट पे वो ओजाइव को मीट करती है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए नीचे एक्स एक्सिस की ओर. जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को मिल रही है वो पॉइंट आपका मीडियन है. दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन ग्राफिकली. दूसरा मेथड भी है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. देखिए दूसरा मेथड क्या है. सबसे पहले तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो हमको क्लास इंटरवल दे रखे वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है. और इसीलिए मैंने आपको क्लियर बोला था कि मीडियन जो है वो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव होनी चाहिए है. तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में. कन्वर्जन आपको सिखाया जा चुका है ऑलरेडी. सो ये है 410 टू 419. सो 0.5 लेस कर देंगे लोअर क्लास लिमिट में से और 0.5 ही ऐड कर देंगे अपर क्लास लिमिट में. सो 409.5 टू 419.5. ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 420 में से 0.5 कम हुआ तो 419.5, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड हुआ तो 429.5. इस तरीके से इसको सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है. फिर जो है हम लेस देन ओजाइव भी बनाएंगे और मोर देन ओजाइव भी बनाएंगे इस केस में. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले लेस देन वाली निकालते हैं, और याद रखना जब लेस देन की बात हो रही है तो मतलब लेस देन अपर लिमिट. सो लेस देन 419.5 14, लेस देन 429.5 ऐड कर दो, 20 प्लस 14 34, लेस देन 439.5 इससे पहले वाले तीनों ऐड कर दो 76, लेस देन 449.5 इससे पहले वाले चारों ऐड कर दो 130. इस तरीके से, या ऐसे कर लो या सिंपली ऐसे 14 का 14, फिर 20 एंड 14 34, 42 एंड 34 76, 76 एंड 54 130. इस तरीके से. ऐसे ही मोर देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं. सो मोर देन वाले में हम लेते हैं लोअर लिमिट. सो मोर देन 409.5, सारी ही ऑब्जर्वेशन मोर देन 409.5 है. सो टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस विच इज 200. फिर मोर देन 419.5 इससे पहले वाला माइनस कर दो, 200 माइनस 14 दैट इज 186. मोर देन 429.5 186 माइनस दिस 20 दैट इज 166. इस तरीके से मोर देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया. अब इसको प्लॉट कर दो. मोर देन ओजाइव भी बनाएंगे, लेस देन ओजाइव भी बनाएंगे. तो जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने वाई एक्सिस पे दिखाई, क्लास इंटरवल हमारे एक्स एक्सिस पे दिखाए. अब आप यहां पर देखिए 419.5 एंड 14, तो ये 419.5 और ये 14, ये रहा हमारा पॉइंट. फिर 429.5 एंड 34 this point, then 439.5 and 76 this point. इस तरीके से ये लेस देन ओजाइव बन जाएगा. ऐसे ही मोर देन ओजाइव प्लॉट कर लीजिए. सो मोर देन 409.5 200, सो 409.5 के साथ 200 this point.
फिर 419.5 के साथ 186, फिर 429.5 के साथ 166। सो इस तरीके से मोर देन ओजाइव प्लॉट हो जाएगा। एंड द सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन इज कि लेस देन ओजाइव भी प्लॉट करो, मोर देन ओजाइव भी प्लॉट करो, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस की ओर। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस की ओर। जहां पर ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा वो जो है मीडियन पॉइंट होगा, वही वैल्यू मीडियन होगी। तो ये वैल्यू जो है करीब करीब 439.5 और 449.5 के बीच की कुछ आ रही है। सो 444 या 445 इस तरीके से वैल्यू होगी कोई। इसी चीज को निकाल के भी देखते हैं फॉर्मूला से। सो n बाय 2 200 टोटल है, 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100। ठीक है, सो 100 जो है कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, 130 वाले में आएगा। 100 तो है नहीं, सो उससे ऊपर 130 है, इसमें आएगा। तो मीडियन क्लास कौन सी हुई, ये 449.5 वाली, ये वाली। दिस वुड बी द मीडियन क्लास। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, लोअर लिमिट 439.5 प्लस n बाय 2 दैट इज 100 माइनस उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 76 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की दैट इज 54 इंटू 10। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया है, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी हाइट होगी क्लास इंटरवल की वही लेनी है। जैसे जब एक्सक्लूसिव था तो 410 और 419 के बीच का गैप 9 था, वो नहीं लेना है, एक्सक्लूसिव वाला लेना है। 409.5 और 419.5 इसके बीच का गैप है 10, सो 10 लेना है। सो इंटू 10 सॉल्व करेंगे 444 अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा। दिस वुड बी 439 प्लस 443, दिस इज 4.44। ऐड करेंगे जब तो ये आ जाएगा 444 अप्रॉक्सीमेटली। सो देख लीजिए ग्राफिकल मेथड से भी हमारा आंसर वही आया है और हमने वैसे कैलकुलेट किया फॉर्मूला से तो भी हमारा आंसर वही आया है। सो आई होप ऑल द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन आर क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं मोड की। सो मोड को इंस्पेक्शन एवरेज बोला जाता है। अब भाई मोड को इंस्पेक्शन एवरेज क्यों बोला जाता है? इंस्पेक्शन मीन्स देखते ही, इंस्पेक्शन करते ही आप बता सकते हो कि मोड क्या है। कई बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कोई भी। ये एक आपको डाटा सेट दे रखा है 13369, आपको मोड निकालना है। मोड क्या होता है? मोड होता है वो आइटम विच इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज्यादा जो आइटम अकर कर रहा है वो मोड होता है। तो यहाँ पर 3 जो है वो 2 टाइम्स अकर कर रहा है, बाकी सारे आइटम एक एक बार अकर कर रहे हैं, तो 3 जो है वो हमारा मोड हो गया सिंपली। ठीक है, in this sequence the value 3, sorry not 1, the value 3 occurs maximum number of times, hence 3 is the mode. ठीक है, so 3 is the mode. Now the question is, क्या किसी भी एक सीरीज में केवल एक ही नंबर ऐसा हो सकता है जो ज्यादा बार आए? बहुत सारे नंबर्स भी तो हो सकते हैं, तो क्या मोड एक से ज्यादा हो सकता है? यस, कोई भी सीरीज जो है वो बाई मोडल या मल्टी मोडल भी हो सकती है। सो लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल 2 4 4 6 8 9 9। यहाँ पे 4 नंबर भी 2 बार आ रहा है, 9 नंबर भी 2 बार आ रहा है, तो 4 और 9 दोनों ही मोड कहलाएंगे। और ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं बाय मोडल। बाय मतलब 2 मोड हैं। अगर 2 से भी ज्यादा मोड होते, 3 या 4 मोड होते, तो फिर हम कहते हैं मल्टी मोडल केस है। ठीक है, सो यानी कि मोड जरूरी नहीं है एक ही हो, मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है। बाय मॉडल, मल्टी मॉडल केसेस भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। इंस्पेक्शन एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखते ही हम मोड का पता लगा सकते हैं। फिर देखिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग मोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है डेज ऑफ कन्फाइनमेंट एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो डेज ऑफ कन्फाइनमेंट जो है वो एक्स वेरिएबल है, नंबर ऑफ पेशेंट ये फ्रीक्वेंसी है। डेज ऑफ कन्फाइनमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी भी पेशेंट को इलाज के बाद रिकवर होने के लिए कितने दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ रहा है। ठीक है, सो 6 दिन रुकना पड़ रहा है। कितने पेशेंट्स को? 4 पेशेंट्स को। 7 दिन रुकना पड़ रहा है 6 पेशेंट्स को। 8 दिन रुकना पड़ रहा है 7 पेशेंट्स को। 9 दिन रुकना पड़ रहा है 5 पेशेंट्स को। और 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 10 दिन तक रुकना पड़ रहा है रिकवर होने के लिए। बहुत आसान है एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड आउट करना मोड, सिंपली फ्रीक्वेंसी देखनी होती है
फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि कौन सा आइटम कितनी बार अकर हुआ है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है? 7, और 7 के साथ वेरिएबल क्या है? 8, यानी कि ये वाला आइटम सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है। मतलब 7 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 8 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ा है रिकवरी के लिए, ठीक है, यानी कि 8 इज द मोड। अब ये याद रखना, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कोई मोड बता देते हैं, ऐसा नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रही है कोई भी आइटम कितनी बार अकर हुआ है, मोड आपको एक्स वेरिएबल में देखना है। सो बेसिकली ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, दे हैव बीन एडमिटेड फॉर 8 डेज, ठीक है। सो 8 जो है वो आपका मोड होगा यहां पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए मोड फाइंड आउट करते हैं, बट उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो क्लास इंटरवल होने चाहिए हैं मोड फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी एक्सक्लूसिव ही होने चाहिए हैं। सेम रीजन जो मीडियन में था वही रीजन यहाँ पे भी है। जैसे मीडियन इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं फाइंड आउट हो सकता है, पहले हमको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, वैसे ही मोड के लिए भी करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए हैं, और क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए हैं। और बल्कि मोड के कैलकुलेशन में और मीडियन के कैलकुलेशन में जब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो याद करो मीडियन का फॉर्मूला ऐसे था, L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो यहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास की माइनस कर रहे थे, तो इसीलिए डिसेंडिंग भी छोड़ो, असेंडिंग ऑर्डर में ही कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर फॉर्मूला गड़बड़ होगा। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि मीडियन और मोड को फाइंड आउट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में ही डाटा को अरेंज किया जाए। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में क्योंकि हमको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, और फॉर्मूला में आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास की माइनस होती है, तो जब डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा तभी वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ठीक बैठेगा। और मोड में भी सेम चीज है। मोड का भी जो फॉर्मूला है ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट मोड के फॉर्मूला में भी पहले वाली क्लास की और बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए डाटा का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। तो ये तो हो गई बात ऑर्डर की। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इक्वल क्यों होने चाहिए, ये क्लास इंटरवल इक्वली क्यों होने चाहिए हैं, इसका भी रीजन सुनो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनइक्वल ले लो, सो लेट्स से आपने क्लास इंटरवल लिया 0 to 2, और फिर आपने क्लास इंटरवल लिया 2 to 10, और फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ रही है 5। क्या ये सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, ये सेम चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। 0 to 2 के बीच में कितनी वैल्यू है? 1 और 2, ठीक है, और उसमें भी जो अपर क्लास लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 2 तो इस वाली में इंक्लूड होगा, नीचे वाली में इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। सो ले दे के यहाँ पे एक ही नंबर है 1, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। और यहाँ पे 2 से लेके 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 नंबर, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगली वाली क्लास में इंक्लूड करेंगे, तो 8 नंबर, उन 8 नंबर की मिला के फ्रीक्वेंसी है 5। यहां पर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी 5 रिप्रेजेंट हो रही है, यहां पे 8 नंबर की मिला के फ्रीक्वेंसी 5 रिप्रेजेंट हो रही है। तो क्या ये सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां पर भले ही फ्रीक्वेंसी 5 दिख रही है दोनों क्लास इंटरवल की, बट क्योंकि दोनों क्लास इंटरवल में इक्वल वैल्यूज नहीं है, इसीलिए एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। यहां पर 0 to 2 में मतलब फ्रीक्वेंसी एक ही नंबर की बहुत ज्यादा है, और 2 to 10 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ये रिप्रेजेंट होगा। सो इसीलिए क्लास इंटरवल भी इक्वल होने चाहिए हैं। तो देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम मोड के एक बार फॉर्मूला को समझ लेते हैं। L प्लस, मैं लिख देती हूं यहां पे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H।
ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फिर आपको पता चलेगा। तो ये सिंपली कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको ये चेक करना है फ्रीक्वेंसी कौन से वाले क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हुआ ये कहलाएगी मोड क्लास। ये हमारी मोड क्लास हो गई, जैसे मीडियन क्लास निकाली थी वैसे ये मोड क्लास। अब फॉर्मूला में सबसे पहले है एल, एल मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मोड क्लास विच इज 300 प्लस F1 क्या है, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, F0 होती है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 होती है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि पहले और बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसीज का यूजेज हो रहा है इसीलिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। करने को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हम जिस हिसाब से लिखते हैं उस हिसाब से बेटर होगा कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें। सो देखिए F1, F0, F2, आई होप दिस इज क्लियर कि ये क्या है। सो F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 18 माइनस F0 उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 12, 18 माइनस 12। फिर नीचे देखिए क्या है, ये F1 और F1 दो बार आता है, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। तो ये अगर इसको हम ब्रैकेट को ओपन करें और ऐड करें तो ये हो जाएगा सिर्फ ये चीज जो है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगी 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये देखिए यहाँ पर यही चीज लिखी गई है डायरेक्टली, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। एक ही फॉर्मूला को लिखने के बहुत तरीके होते हैं। सो 2F1 यानी कि 18 इंटू 2 36, ठीक है, ये 2 इंटू 18 माइनस F0 यानी कि माइनस 12 माइनस F2 यानी कि माइनस 16। सो माइनस 12 और माइनस 16 माइनस 28 इंटू H। तो H है क्लास इंटरवल कितना है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है। सो 100 इज द रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल, 100 इज द हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। सो ये आ गया इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 375 जो है वो हमारा मोड आ गया। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला को लिखने के मैंने आपको अलग तरीके बता दिए, चाहे तो आप ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। और यहाँ पे ये देखो लिख रखा है Fm माइनस F1, इसका क्या मतलब है, इन्होंने सिंपली क्या किया है, जो मोडाल क्लास है, जो मोड वाली क्लास है उसको Fm लिखा है, उससे पहली वाली क्लास को F1 लिख दिया है, उसके बाद वाली क्लास को F2 लिख दिया है। इन्होंने इस तरीके से किया है। सो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जो है चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हमने जो है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए मोड निकालना सीख लिया, लेकिन क्या वाकई में मोड निकालना इतना आसान है या कुछ और केसेस हो सकते हैं। देयर कैन बी फ्यू मोर केसेस जहां पर हमको मोड निकालने का एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है वो अप्लाई करना पड़े। अब हम उन केसेस को स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे और वो मेथड जिससे मोड निकालेंगे वो कहलाएगा ग्रुपिंग मेथड। इट इज द ग्रुपिंग मेथड। देखिए यहाँ पर एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ली है, ठीक है, एक्स वेरिएबल की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। नॉर्मली अगर हम मोड का पता लगाते डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कैसे पता लगाते, फ्रीक्वेंसी देख लो किसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये 100 जो है ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से 13 हमारा मोड हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्या अलग है यहाँ पर? यहाँ पर ये अलग है कि जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या है, 8, 15, 20 और 20 के बाद सीधे सीधे क्या आ गया, 100 आ गया। सो एकदम से वैल्यू ने जंप मारा है, तो यानी कि ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल 8, 15, 20, 25, वैल्यूज नीचे से ऊपर जाती है, बढ़ती हैं, फिर वापस नीचे आती हैं। सो वापस नीचे आने लगती है। सो लेट्स से 18, 12, 10 इस तरीके से। ये होता है एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें रेगुलर वैल्यूज होती है। किन केसेस में हमको ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम मोड नहीं निकाल सकेंगे। पहला केस
जब एकदम से वैल्यू जंप मार रही है, जैसे 20 के बाद सीधे 100 आ गया, इस केस में डायरेक्टली आप नहीं बताएंगे कि मोड क्या है, आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। दूसरा केस, जब वैल्यूज बहुत नियर हो, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी 100 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 98 या 99 दे रखी है, इस तरीके से अगर बहुत ही नियर बाय वैल्यूज दे रखी हो, जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो बहुत ही नियर बाय दे रखी हूँ, किसी की 100 किसी की 99, तो आप नहीं कह सकते कि 100 फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएबल जो है वो आपका कहलाएगा मोड या 99 वाला। उस केस में आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग वैल्यूज या एंडिंग वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसी की हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस केस में भी आपको ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे वो केसेस हैं जहां पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इर्रेगुलर है, नॉर्मल नहीं है। तो दोबारा रिपीट कर रही हूं, जहां पर एकदम से वैल्यू जंप मारे या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे बिल्कुल सिमिलर मिलती जुलती एक आध नंबर के डिफरेंस के साथ और भी फ्रीक्वेंसी हो, या फिर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज काफी ज्यादा हाई हो, ऐसे केसेस में डायरेक्टली मोड नहीं निकालेंगे, ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले तो कि ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कहाँ पर अभी तक हमने जो मेथड पढ़े थे उनके थ्रू डायरेक्टली मोड नहीं निकाला जाएगा। फिर देखिए ग्रुपिंग मेथड क्या है, उससे मोड निकालना कैसे है। ठीक है, 6 कॉलम बनाने होते हैं। 6 कॉलम में से पहला कॉलम तो बना बनाया होता है, ये फ्रीक्वेंसी वाला, इसको कॉलम 1 मानते हैं। फिर बनाते हैं कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या करते हैं, दो दो का टोटल लेते हैं, दो दो फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं। सो 8 + 15 23, 20 + 100 120, 98 + 95 193, 90 + 75 165, 50 + 30 80। ये हो गया कॉलम 2। फिर कॉलम 3 में भी हम दो दो का टोटल लेंगे, लेकिन पहला वाला छोड़ देंगे, पहला वाला लीव इट, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी फिर दो दो का टोटल लेंगे। सो 15 and 20 35, 100 and 98 198, 95 and 90 185, 75 and 50 125, और फिर लास्ट में एक ही वैल्यू बची है तो मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, अगर दो वैल्यू होती तो आगे भी टोटल लेते। फिर कॉलम 4, उसमें हम तीन तीन वैल्यू का टोटल लेंगे, 8 15 और 20, टोटल इज 43। फिर 100 98 और 95, टोटल इज 293। फिर 90 75 और 50, टोटल इज 215। फिर लास्ट में एक ही नंबर बचा तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीन तीन का ही टोटल लेना है। फिर कॉलम 5, इसमें भी तीन तीन का टोटल लेना है, लेकिन पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, अब तीन तीन का टोटल लेना शुरू करो। 15 20 and 100, दैट इज 135। then 98 95 and 90, that is 283, then 75 50 and 30, that is 155। फिर लास्ट कॉलम, कॉलम 6 में भी तीन तीन का टोटल लेना है, लेकिन दो फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, यहाँ पे 8 और 15, पहली दो फ्रीक्वेंसी छोड़ दो। फिर तीन तीन का टोटल लो, 20 100 और 98, दैट इज 218। फिर 95 90 और 75, दैट इज 260। फिर इसके आगे तीन फ्रीक्वेंसी बची नहीं, दो ही बची तो छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से 6 कॉलम बनाने हैं। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूं, कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी वाला होगा, कॉलम 2 में दो दो वैल्यू का टोटल लेना है, कॉलम 3 में भी दो दो वैल्यू का टोटल लेना है, लेकिन स्टार्टिंग की एक वैल्यू को छोड़ के। कॉलम 4 में तीन तीन वैल्यू का टोटल लेना है, कॉलम 5 और कॉलम 6 में भी तीन तीन वैल्यू का टोटल लेना है, लेकिन कॉलम 5 में स्टार्टिंग की एक वैल्यू को छोड़ के, और कॉलम 5 में स्टार्टिंग की एक वैल्यू को छोड़ के, और कॉलम 6 में स्टार्टिंग की दो वैल्यू को छोड़ के फिर तीन तीन का टोटल लेना स्टार्ट करना है। इस तरीके से ये 6 कॉलम बनने चाहिए हैं। फिर जो है हम दूसरी बनाएंगे एनालिसिस टेबल। ये जो टेबल बनी थी 6 कॉलम वाली, ये कहलाती है ग्रुपिंग टेबल। फिर बनेगी नेक्स्ट टेबल विच इज द एनालिसिस टेबल। इसमें हम यहाँ पर वेरिएबल वैल्यूज लिख लेंगे, 10 11 12 13, ये जो 10 to 19 लिखी थी ये लिख ली हमने, और यहाँ पे कॉलम नंबर लिख लेंगे, कॉलम 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 100, और इसके सामने कौन सा वेरिएबल है, 13, तो 13 वेरिएबल को एक स्कोर दे देंगे 1, 13 के आगे लिख देंगे 1। फिर कॉलम 2 में देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये 193, ठीक है, 193 किन वेरिएबल्स के आगे की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये 98 और 95 का टोटल है, और ये 98 और 95 जो है वो 14 और 15 इन दो वेरिएबल्स के आगे आया है। सो 14 और 15 दोनों को
1 दे दिया स्कोर। फिर थर्ड वाले कॉलम में देखो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू 198। अब 198 जो है वो किस वेरिएबल के आगे आ रहा है, वो आ रहा है 13 और 14 के आगे। सो 13 और 14 को 1 का स्कोर दे दिया। फिर कॉलम 4 में हाईएस्ट वैल्यू इज 293। सो 293 किसके आगे आ रहा है, 13, 14 और 15 के आगे। सो 13, 14 और 15 को एक एक स्कोर दे दिया। फिर फिफ्थ वाले कॉलम में देखो हाईएस्ट वैल्यू 283। अब ये 283 किसके आगे आ रहा है, 14, 15 और 16 वेरिएबल इसके आगे आ रहा है। सो 14, 15 और 16 के आगे एक एक स्कोर लिख दिया। और कॉलम 6 में हाईएस्ट वैल्यू इज 260। ये 260 आ रहा है 15, 16 और 17 के आगे। सो 15, 16 और 17 को एक एक स्कोर दे दिया। इस तरीके से बन गई है एनालिसिस टेबल। अब इसका सम टोटल करो। वेरिएबल 13 के नीचे 1 1 1 टोटल हुआ 3, 14 के नीचे 1 1 1 1 टोटल हुआ 4, 15 के नीचे 1 1 1 1 टोटल हुआ 4, 16 के नीचे 1 1 टोटल हुआ 2, 17 के नीचे 1 और बाकियों के नीचे 0, स्कोर आया ही नहीं था। सो बेसिकली ये जो वैल्यूज है 14 और 15 ये दोनों सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं। ये जो वेरिएबल है 14 और 15 ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं। इनके नीचे सबसे ज़्यादा सम टोटल आया है विच इज़ 4 and 4। तो क्या ये मोड होनी चाहिए है? प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे भी। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 3 आया होता और सिर्फ यहाँ पे हमें ये देखना है इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। सो इसमें से हाईएस्ट नंबर 4 है। इसमें से क्योंकि हाईएस्ट नंबर 4 है और वो 14 के नीचे आया होता तो 14 हमारा मोड हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल है वो 4 है और वो 2 नंबर्स के लिए आ रहा है। ये टोटल 2 नंबर्स के लिए आ रहा है। 4 जो है वो 2 नंबर्स के नीचे आया है और वो दोनों ही नंबर्स जो हैं बिल्कुल पास पास है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड इज इल डिफाइंड। मोड को जो है क्लियरली नहीं बताया जा सकता। अगर यही इस तरीके से आया तो अब आप जो है एनालिसिस टेबल में भी सीख लो। यहां पर वैल्यूज आई 3, 4, 4, 2, 1। सिंपली हमको हाईएस्ट वैल्यू देखनी होती है। हाईएस्ट वैल्यू जिस वेरिएबल के नीचे आती है वो वेरिएबल हमारा मोड होता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हाईएस्ट वैल्यू आई वो 2 नंबर्स की आई और वो भी वो एडजेसेंट थे, साथ में जुड़े हुए थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मोड इज इल डिफाइंड। अगर यही ऐसे आया होता 4, 3, 4, 2, 1 तो भी 4 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू थी। तो इस केस में 2 मोड होते। वो दोनों वेरिएबल जिनका सम टोटल ये 4 आया होता वो दोनों वेरिएबल जो है हमारे मोड होते, बाय मॉडल डाटा होता। इस केस में हम इस डाटा को बोलते बाय मॉडल डाटा, या कह लीजिए कि हम बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में बोलते। तो ये चीज जो है पॉसिबल होती तब जब ये 4 और 4 एडजेसेंट नहीं होते, साथ में जुड़े हुए नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर साथ में जुड़े हुए वेरिएबल्स के लिए, एक दूसरे के जस्ट बाद आने वाले वेरिएबल्स के लिए 4 और 4 हाईएस्ट वैल्यूज आई हैं। इसीलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे मोड क्या है। अगर यही बीच में कोई और नंबर होता, थोड़ी दूरी पे, गैप पे हाईएस्ट वैल्यूज आई होती तो दोनों वेरिएबल्स को मोड डिक्लेयर किया जाता। इस 4 के ऊपर जो वेरिएबल होता टेबल में और इस 4 के ऊपर जो वेरिएबल होता टेबल में, दोनों को ही मोड डिक्लेयर किया जाता, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मानते। तो ये तो आपको समझाने के लिए था। लेकिन अब इस केस में करें क्या, जब मोड इल डिफाइंड है तो क्या करें? 2 तरीके हैं। एक तो मोड, मीडियन और मीन, इन तीनों का रिलेशनशिप हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो और फिर इस फॉर्मूला में मीडियन और मीन की वैल्यू पुट करके मोड निकाला जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट किया जाए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल 14 और 15, 14 और 15 के नीचे हाईएस्ट वैल्यूज आ रही है तो 14 को ले लो, 15 को ले लो और 14 के आगे वाली फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसीज को जो है ऐड कर लीजिए। दैट इज 100 प्लस 98 प्लस 95, दैट इज 293। ऐसे ही 15 जो है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 95, उससे पहले वाली 98, उसके बाद वाली 90,
तीनों को ऐड करके देख लो कितना आ रहा है 283, और फिर कंपेयर करो कि ज्यादा कौन सी है, ज्यादा है 293, यानी कि x इज इक्वल टू 14, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई है, सो 14 जो है उसको मोड मान लिया जाए। ये होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, वो जो हमारा वेरिएबल है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तीनों को ऐड करके टोटल निकाल लेते हैं और फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कौन से वेरिएबल की ज्यादा आ रही है। जिस वेरिएबल की टोटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको मोड बोलेंगे। और या फिर दूसरा तरीका ये है, मीडियन निकालो, मीन निकालो और फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, तब जाके मोड निकल के आएगा। So I hope this is clear. Moving on to next slide. अब continuous distribution के केस में ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं। देखो ये चीज आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि दिस इज अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। ग्रुपिंग मेथड के थ्रू मोड निकालना वेरी लेंदी क्वेश्चन, एग्जाम में आने का स्कोप नहीं है। बट पूछा जा सकता है कि भाई ग्रुपिंग मेथड किसके लिए इस्तेमाल होता है, मीडियन के लिए, मीन के लिए या मोड के लिए। सो इट इज यूज्ड फॉर मोड। कितने कॉलम बनते हैं ग्रुपिंग टेबल में, 6 कॉलम्स बनते हैं। एनालिसिस टेबल क्या होती है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए इन मेथड्स को भी पढ़ना जरूरी है कहीं ना कहीं। तो देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अब इस वाले में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17, इससे जस्ट एक नंबर कम 16, ये फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। सो 17 और 16 बहुत ही नियर बाय फ्रीक्वेंसीज हुई, बहुत ही पास की फ्रीक्वेंसीज हुई। इसीलिए हम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि 15 to 20 हमारी मॉडल क्लास होगी या 20 to 25 हमारी मॉडल क्लास होगी। हम जो है क्लियरली नहीं बता सकते। अगर भाई गैप होता तो अलग बात होती, बट यहाँ पर 17 है, 16 भी है, बहुत ही आसपास की फ्रीक्वेंसीज है, इसीलिए क्लियरली नहीं पता चलेगा, हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा कॉलम 1। कॉलम 2, दो का एडिशन करो, 9 + 12 21, 15 + 16 31, 17 + 15 32, 10 + 13 23। फिर कॉलम 3 में भी दो का एडिशन करेंगे, पहला वाला छोड़ के, पहला फ्रीक्वेंसी का नंबर छोड़ दो। सो 12 + 15 27, 16 + 17 दैट इज 33, 15 + 10 दैट इज 25, और लास्ट में 2 नंबर बचे ही नहीं तो 1 है तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर जो है फोर्थ कॉलम में 3 का टोटल करो, 9 + 12 + 15 दैट इज 36, 16 + 17 + 15 दैट इज 48। फिर लास्ट में 2 ही नंबर बचे हैं तो होगा ही नहीं, 3 है ही नहीं तो टोटल करना ही नहीं आगे। फिर कॉलम नंबर 5 में, कॉलम नंबर 6 में, दोनों में ही 3 नंबर्स का टोटल करना है, बट कॉलम नंबर 5 में फर्स्ट वाला छोड़ के। सो 12 15 एंड 16 टोटल इज 43, 17 15 एंड 10 टोटल इज 42। ऐसे ही कॉलम नंबर 6 में स्टार्टिंग के 2 हमको फ्रीक्वेंसीज छोड़ देनी है, बाकी का सम टोटल करेंगे तो 15 16 और 17 दैट इज 48, 15 10 और 13 इसका टोटल होगा 38। इस तरीके से हमारी कॉलम 6 की भी जो है सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब जो है इस केस में हमको डायरेक्टली मोड का पता नहीं चलेगा। इस केस में जब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट वाली टेबल बनाएंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोड क्लास का पता चलेगा। फॉर्मूला तो अपना वही पुराना वाला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें मोड क्लास का पता चलेगा। तो देखो एनालिसिस टेबल कैसे बनानी है, क्लास इंटरवल लिख लिए 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉलम नंबर लिख लिए, कॉलम 1 2 3 4 5 6। अब कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17, वो किस क्लास इंटरवल की है, 20 to 25, सो 20 to 25 को 1 स्कोर। देन कॉलम 2 में हाईएस्ट वैल्यू है 32, वो किसके सामने है, 20 to 25 और 25 to 30, सो 20 to 25 एंड 25 to 30 के नीचे एक स्कोर। कॉलम 3 में हाईएस्ट वैल्यू है 33, ये किसके सामने है, 15 to 20 एंड 20 to 25। देन कॉलम 4 में हाईएस्ट इज 48, ये है 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, सो 15 to 20, 25, 20 to 25 एंड 25 to 30, इनके आगे 1 स्कोर लिख लिया। कॉलम 5 में द हाईएस्ट वैल्यू इज 43, और ये 43 वैल्यू किसके आगे आई है, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, सो 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। देन कॉलम 6 में हाईएस्ट वैल्यू इज 48, और ये 48 किसके आगे आई है,
48 आई है, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 के आगे। सो 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 के आगे एक एक स्कोर लिख लिया। अब इनका सम टोटल करते हैं। सो यहाँ पे सम टोटल आया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। सो क्लियरली 5 इज द हाईएस्ट नंबर। तो ये आया है 20 to 25 के आगे। सो यानी कि 20 to 25 हमारी मोड क्लास है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास विच इज 20 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास विच इज 17 माइनस इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 16, नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास इंटू 2, 17 इंटू 2 माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 और उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 15। सो माइनस 16 माइनस 15 इंटू क्लास इंटरवल कितना है 5 5। सो इंटू 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू मोड की आएगी 21.67। सो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से, अगर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली हमें मोड की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें मोड क्लास मिलेगी। फिर जो है हम अपना मोड का फॉर्मूला लगा के कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जैक्टली मोड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई होप ग्रुपिंग मेथड इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आपको लेंदी कैलकुलेशन आए या नहीं आए ग्रुपिंग मेथड की, बट बेसिक्स पता होने चाहिए कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए लास्ट में लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मोड। ग्राफिकली किस तरीके से मोड निकाला जा सकता है। इसमें हिस्टोग्राम बनाना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे हमको मीडियन निकालने के लिए ओजाइव बनाने थे, मोड निकालने के लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, वो जो मार्क्स हैं उसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सिंपली हम जो है क्या बनाएंगे, यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखिए 0 to 10 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, तो 0 to 10 4। फिर 10 to 20 के बीच में 5, 10 to 20 के बीच में 5, देन 20 to 30 के बीच में 10, देन 30 to 40 के बीच में दिस 20, देन 40 to 50 के बीच में 15, देन 50 to 60 के बीच में 8, देन 60 to 70 के बीच में 10, देन 70 to 80 के बीच में 18। इस तरीके से सिंपली हमने हिस्टोग्राम बना लिया है, वैल्यूज को प्लॉट कर दिया है। अब करना क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। सो मैक्सिमम हाइट वाला हमको रेक्टेंगुलर बार लेना है। ये मैक्सिमम हाइट वाला रेक्टेंगुलर बार है। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इसके कॉर्नर पॉइंट से जो एडजेसेंट मतलब जो जुड़े हुए रेक्टेंगुलर बार है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ देना है इस तरीके से। और ये दो लाइंस जहां पर मीट कर रही हैं, ठीक है, उससे जो है नीचे एक्स एक्सिस की ओर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस को जिस वैल्यू पॉइंट पर मीट करेगी वही वैल्यू हमारा मोड होगी, जो कि इस केस में है 36.6। फॉर्मूला लगा के क्रॉस चेक करके देखते हैं। देखो सो 20 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 30 to 40 इज द मॉडल क्लास। सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 30 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 20 माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 20 इंटू 2 40 माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 माइनस उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 इंटू क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है या विड्थ कितनी है 10। सो इंटू 10 सॉल्व करेंगे, ये 36.66 ही आ रहा है। सो ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मोड इज कंपैरेटिवली ईजियर। बहुत आसानी से इससे मोड निकाला जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो एट लास्ट हम यूजेज पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ मीडियन एंड मोड। जो भी हमारे तरीके थे, जो भी हमारे मेथड्स थे फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन एंड मोड, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियन और मोड प्रैक्टिकली कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई मीन भी है, मीन में बहुत सारे टाइप्स भी हैं, मीडियन भी है, मोड भी है, ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कहाँ पर यूज होने चाहिए, कहाँ पर उनकी सूटेबिलिटी है, वो तो हमने स्टडी कर लिया।
बट मीडियन और मोड जो है कहाँ पर यूज होना चाहिए है, प्रैक्टिकली इनका क्या यूजेज है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी दे रखी है। उस कंपनी में 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तीनों की तनख्वाह 10,000 है। एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी तनख्वाह 20,000, एक जनरल मैनेजर है, उसकी तनख्वाह 25,000, डायरेक्टर की तनख्वाह 1.25 लाख 1.25 लाख एंड सीईओ 1.5 लाख की तनख्वाह पर अपॉइंटेड है। मीन निकाल के देखते हैं कि इस केस में मीन कितना आएगा। तो देखो 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, 10,000 3 एक एक की तनख्वाह है। सो 10,000 इंटू 3 30,000, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75, 75 एंड 1,25,000 2 लाख, 2 लाख और 1,50,000 3,50,000। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, 1 2 3 4 और 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सो 4 प्लस 3 7। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज ₹50,000 जो है वो एवरेज सैलरी निकल के आई है। बट क्या ये सही है? ये जो 7 एम्प्लॉइज हैं इसमें से 5 एम्प्लॉइज की तनख्वाह तो 50,000 से बहुत नीचे है। 3 की तनख्वाह 10,000 है, एक की 20,000 है, एक की 25,000 है। सिर्फ 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह बहुत ऊपर है, बाकी सबकी तनख्वाह लोअर रेंज में है। लेकिन क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज डोमिनेटेड बाय लार्जर वैल्यूज, इसीलिए जस्ट बिकॉज 2 लोगों की तनख्वाह बहुत हाई थी, हमारा जो मीन है वो एवरेज से कहीं ऊपर आया है। अदरवाइज 7 में से 5 लोगों की तनख्वाह 20-25 हजार की रेंज में है केवल। यानी कि इस केस में एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये आउटलायर्स का केस है। 2 लोगों की एक्सट्रीम हाई तनख्वाह है, बाकी सबकी एक नॉर्मल रेंज में है। सो इस केस में मीन सुटेबल नहीं होगा। इस केस में मीडियन निकाल के देखते हैं। सो मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। सो 10,000 3 लोगों की तनख्वाह है। सो 10 10 10 देन 20,000 25,000 1.25 लाख एंड 1.5 लाख। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया। 7 एम्प्लॉइज हैं, ये आ गया मिड वैल्यू, 3 इसके ऊपर 3 इसके नीचे। सो मिड वैल्यू पोजिशनल एवरेज क्या आया, 20,000। मीडियन जो है वो सही रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर एवरेज सैलरी का। भाई 7 में से जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज है, जो 5 एम्प्लॉइज है, उनकी तनख्वाह 10,000 से 25,000 के बीच में है। सो मीडियन आया अपना 20,000। सो मीडियन जो है वो एक्यूरेटली यहाँ पर एवरेज सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मीडियन इज अ बेटर मेजर एज कंपेयर टू मीन इन दिस केस। यानी कि जब आउटलायर्स का केस हो, जब एक्सट्रीम वैल्यू वाला केस हो, जब एक्सट्रीमली स्मॉल या एक्सट्रीम हाई वैल्यूज हमारे डाटा को डोमिनेट कर रही हूँ, उस केस में मीडियन जो है सही मेजर रहेगा। उस केस में मीडियन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। और मोड जो है वो कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए प्रैक्टिकली? मोड बस हमें ये बताता है फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है। सो एवरेज हमने पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए एवरेज कंजम्पशन कितना है, एवरेज डिमांड कितनी है। लेकिन सिर्फ एवरेज नहीं, लोग मैक्सिमम के बारे में भी जानना चाहते हैं। कोई भी कंपनी ये जानना चाहती है कि सीजन टाइम में उनकी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, पीक टाइम में उनकी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी। हाउस होल्ड ही ले लो, हमारे घरों का जो नॉर्मल बजट होता है फेस्टिवल टाइम में उससे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो लोग एवरेज के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, उनके घरों में मैक्सिमम जो है कितना खर्चा होता है सीजन टाइम पे, मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी नॉट सीजन टाइम पे, फेस्टिवल टाइम पे। सीजन टाइम फॉर इंडस्ट्री एंड फेस्टिवल टाइम फॉर होम्स। तो घरों में फेस्टिवल टाइम पे मैक्सिमम बजट कितना रखना चाहिए, मैक्सिमम खर्चा कितना होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होता है। इंडस्ट्री वाले, बिजनेस वाले जानना चाहते हैं मैक्सिमम डिमांड कितनी होती है सीजन टाइम पे, मैक्सिमम रेवेन्यू वो कितना अर्न कर सकते हैं उस टाइम पे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स कितने होते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यूज का भी यूजेज है और वहां पर मोड हमारे को बहुत काम आता है। So this is the usage of median and mode. So I hope all the measures of central tendency are clear.